हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे आज भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीवन संसाधन। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वैसे क्लास 6, 7 कंप्लीट हो गई है और अभी 8 चल रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। भूमि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल जलाक्रांत संभावित मरुस्थल क्षेत्र है। मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। हम लोग क्या भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों को बनाने के लिए, उद्योगों के लिए, उद्योग की स्थापना करने के लिए। साधारणतः इसे भूमि उपयोग भी कहते हैं। भारत का फसल भूमि होगी आपको 57% पे फसल होती है भारत में। और चारागाह कितने में होती है? तो होती है आपको 4% में होती है, 4% में होती है। वन भूमि हो गए हैं आपको 22%, अन्य उपयोग भूमि हो गए आपको 17%। और विश्व में फसल भूमि कितना है? तो ये हो गया सिर्फ 11% है। और विश्व में चारागाह भूमि हो गई आपको 26%, विश्व में वन भूमि हो गया 31% और अन्य उपयोग के लिए है आपको 32%। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारण है। भूमि 2 प्रकार से बांटा जाता है। तो एक हो गया आपको निजी भूमि और एक हो गया आपको सामुदायिक भूमि। तब देखते हैं निजी भूमि। निजी भूमि क्या है? निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। और समुदाय भूमि क्या होती है? तो समुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करने में किया जाता है समुदाय भूमि का उपयोग। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो समुदाय भूमि को क्या कहते हैं? और तो साझा संपत्ति संसाधन भूमि कहते हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। भूमि संसाधन का संरक्षण बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो अब देखते हैं मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की परत
पतली परत मृदा कहलाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं ह्यूमस और वनस्पति के साथ साथ ऊपरी मृदा, और ये वाले को कहते हैं बालूगाद कले के साथ उपमृदा, और ये वाले को कह रहे हैं अपक्षयित चट्टानीय पदार्थ। आप लोग एनसीईआरटी के बुक्स में देख सकते हैं जाके, तो सेम जो था मैंने वो सारा ही नोट किया मैंने। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, जानक चट्टाने। मैंने एनसीईआरटी के एक भी पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं है, जितना भी ज़्यादा हो सके नोट किया है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। नोट: अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणियों और मनुष्य द्वारा अनावर्तित शैलों का टूटना, क्षय होना। तब देख लेते हैं यहाँ पे मृदा के बारे में। इस तरह से आप लोग मेंस में भी लिख सकते हैं। तो जलवायु तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और ह्यूमन निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं कौन? तो मृदा। उच्चावच, तुंगला और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं कौन? तो ये मृदा करते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले ये सब कारक थे। मृदा निर्माण के कारक क्या हैं? तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायवीय कारक हैं। तो अब देखते हैं क्या मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। तब देखते हैं मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। तब नोट देखते हैं। भूस्खलन को सामान्यतः रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घनित होती हैं। मृदा संरक्षण की निम्न विधि हैं। तो ये हो गया आपको मल्चर बनाना। पौधों के बीच, ये क्या है मल्चर बनाना? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाह से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। नेक्स्ट क्या है? वेदिका फॉर्म। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिका कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो ये तीव्र ढालों पे बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए।
इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होती है। अब देखते हैं क्या, समुच्च रेखीय जुताई, ये क्या है? तो एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। अब देखते हैं समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। अब देखते हैं चट्टान का बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाया जाता है। यह नदियों की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं? नदियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकती है। कौन? तो चट्टान बांध। तो अब देखते हैं हम लोग क्या, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षा रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जल के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो ये क्या है? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। तो महासागर जो है ना, पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागर का जल लवणीय है। महासागर का जल कैसा है? तो ये लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। वो लवण मतलब नमकीन है और वो उपयोग के लायक ही नहीं है वो पानी। लवण जल के सिर्फ केवल हो गया आपको 2.7% ही है, मतलब पीने लायक पानी, जिसमें से 70% भाग बर्फ़ की चट्टानों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ पर बर्फ़ की चट्टानों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए है। मतलब 1% जो है ना पानी, इतने सारे पानी रहते हुए भी 1% इंसान पानी पी सकते हैं बस, क्योंकि सारा नमकीन। तब देखते हैं नोट। 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत थी आपको 3,850 घन किलोमीटर वर्ष। उसके बाद 2000 में बढ़कर ये हो गया आपको 6,000 घन किलोमीटर वर्ग से भी अधिक हो गया। एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है। एक सिर्फ टपकता हुआ पानी। जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में
विविधता प्रतीत होती है। यह वाष्पीकरण, वर्षण और बाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे जल चक्र कहते हैं। नोट देखते हैं। कुल 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग करते हैं। भारतीय नागरिक जल का दूसरा नोट में क्या दिया हुआ है? नोट, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास की तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना करते हैं। इन देशों में अक्सर सूखा पड़ता है। जलाभाव की अधिक समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्रकार के जल का अभाव क्या कहता है? तो मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अब देखते हैं क्या? जल संसाधनों का संरक्षण। जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथापि अति उपयोग और प्रदूषण उसे उपयोग के लिए अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीरकनाशी जल को प्रदूषित कर देती है। तब देखते हैं, इसमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। कारण जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों की उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की सीप्रकरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में सिंचाई के ड्रिप अथवा टपकन विधि का प्रयोग कर संरक्षण विधि को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और
वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन हैं। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देती हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। भूमिगत जल में संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। कौन ये सब भूमि करते हैं। तो अब देखते हम लोग क्या, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इसमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं। फूलों के परागन में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़ियाँ अपना भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं। डिक्लोफिनेक एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीरा नासी से किया जाता था। उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंडा। वन क्या है? वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार का वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो अब देखते हम लोग क्या, घास का आकार और उनकी सघनता कम होती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थल का निर्माण होता है। गुल्म अब क्या है? गुल्म कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीले झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, पत्तियां कांटेदार और
और मोमी सतह होते हैं, मतलब पत्ते पे जो होता है ना, चमक जो होता है ना एक तरह से, तो वही मोमी सतह बोला जा रहा है, मोमी सतह वाली होती हैं। तो अब देखते हैं क्या टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ग के किसी भी ऋतु में अपना पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पर्णपाती वन ऐसे वन जिसके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाले हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। तो वन क्या है? तो वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान और साथ ही पारंपरिक पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटात्पन्न और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। दावानल और भूस्खलन, वनों उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल भूस्खलन में से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सो अब देखते हैं हम लोग क्या, जैवमंडल निश्चय, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CIIES, The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and फ्लोरा स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।